हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, पीजीटी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज़ जो हमने शुरू की थी उसका हम प्रैक्टिस सेट 2 जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हर एक वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, प्रारंभिक वैदिक काल में बृहस्पति कौन था। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें पूछा गया है कि वैदिक काल में बृहस्पति कौन होता था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो होगा ए वाला। योद्धा समूहों के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी जो होता था उसे बृहस्पति कहते थे। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए वैदिक काल में बृहस्पति और साथ में कुलूप कुलूप होता था परिवार का मुखिया। वैदिक काल में कुलूप परिवार के मुखिया को कहते तथा ग्रामीण ये सभी सेनापति के रूप में कार्य करते थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला थी। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चंदना, खेमा, सुजाता या त्रिशला। तो देखिए इसमें हमारा ए वाला हमारा राइट आंसर होगा चंदना। तो देखिए जैन धर्म में अरिका जैन धर्म में बोलते हैं साध्वी को, या भिक्षुणी, इसके भिक्षुणी भी बोलते हैं। बनने वाली पहली महिला थी चंदनबाला या चंदना। चंदना एक राज परिवार में जन्मी थी जिसे कालांतर में युद्ध में पराजय के उपरांत बंदी बनाकर बेच दिया गया था और बाद में जैन धर्म के प्रभाव में आकर वह जैन भिक्षुणी भी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्री धन शब्द का पहली बार उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हुआ है। देखिए 4 ग्रंथ दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि स्त्री धन शब्द जो है ये इसका पहली बार प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन, अर्थशास्त्र में। देखिए स्त्री धन का प्रथम स्पष्ट उल्लेख जो है ये कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में मिलता है और कालांतर में मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति आदि ग्रंथों में स्त्री धन का व्यापक वर्णन एवं वर्गीकरण किया गया है। लेकिन सबसे पहले जो इसका उल्लेख कहाँ मिला है, ये मिला है कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्राचीन तमिल लेखक ने नंद शासकों द्वारा संचित अपार धन संपदा का उल्लेख किया था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, कंबन, कुलशेखर, मधुर कवि या मामूल नार। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा डी वाला, मामूल नार। देखिए फ्रेंड्स, मामूल नार नामक संगमकालीन कवि थे। उन्होंने नंद राजाओं के संचित कोश की चर्चा की है। मामूल नार ने पुराण नुरु नामक एक पंचावली में नंदों एवं मौर्यों का भी जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रब तक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए रब तक अभिलेख और इसके संदर्भ में ये 4 जो है कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कहते हैं कि सही है। तो इसमें जो हमारा ए वाला जो है ये सही है, कनिष्क और कड़फिसेस शासकों के बीच संबंध प्रकट करने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, रवातक शिलालेख जो था ये अफगानिस्तान के बंगलान प्रांत के सुर्ख कोतल के पास रवातक नामक पुरातन स्थल पर एक शिला बाक्तरी भाषा और यूनानी लिपि में कुषाण वंश के प्रसिद्ध सम्राट कनिष्क के बारे में 23 पंक्तियों का लेख है। तो देखिए रवातक लेख जो है किसके बारे में है, ये है कुषाण वंश के जो प्रसिद्ध सम्राट थे कनिष्क, उनके बारे में ये अभिलेख शिलालेख है और यह 23 पंक्तियों में ये लिखा गया है। अगला देखिए, निम्न में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमारा जो डी आंसर होगा वो होगा सही, अल बरूनी। देखिए फ्रेंड्स, अल बरूनी जो थे उनका जन्म आधुनिक उज्बेकिस्तान में स्थित खारिज्य में सन 973 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? सन 973 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में। वह फारस का प्रसिद्ध ज्योतिष था जो कि महमूद गजनवी के भारत आक्रमण के दौरान उसके साथ भारत आया था। और अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ। इतिहासकारों ने गुप्त संवत का काल निर्धारण था वो था 319 से 20 ईस्वी का। उसके तहकीके हिंद में दिए गए उल्लेख के आधार पर किया गया है, जिसमें वह लिखता है शक संवत जो है वो 78वीं ईस्वी के 241 वर्षों बाद विक्रम संवत का आरंभ होता है। तो शक संवत जो शुरू हुआ था ये हुआ था 78वीं ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत किससे कर रहा था। तो ये शिकायत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, किससे की थी? तो ये शिकायत की थी उसने काजी मुगीसुद्दीन से। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी खोज नहीं की है।
देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने से ग्रहण लगते हैं। तो इसमें किसी कौन सी खोज जो है वो आर्यभट्ट ने नहीं की है? तो इसमें देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये वाली खोज जो थी आर्यभट्ट ने नहीं की थी। देखिए फ्रेंड्स, पोलिश खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो किसे आधुनिक खगोल विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है निकोलस कॉपरनिकस को। और ये एक पोलिश थे, पोलैंड के थे। इन्होंने ही सर्वप्रथम यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो सिद्धांत है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये इसका प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था निकोलस कॉपरनिकस ने। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, सती का पहला अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती का जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य है ये किस अभिलेख में मिलता है? ये देखिए, ये मिलता है भानुगुप्त का एरण स्तंभ लेख में। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, सती प्रथा का जो प्रथम अभिलेखीय प्रमाण गुप्त काल में मिलता है और 510 ईस्वी पूर्व के एक लेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का सामंत गोपराज हुणों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ मारा गया और उसकी पत्नी उसके शव के साथ सती हो गई थी। तो सती का ये पहला जो अभिलेखीय साक्ष्य मिला है भानुगुप्त के एरण स्तंभ लेख से। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, भुरुंजी का क्या अर्थ है? देखिए भुरुंजी का क्या अर्थ है? तो भुरुंजी का अर्थ है असम के वंशावली रिकॉर्ड। सी वाला इसमें राइट आंसर होगा, असम के वंशावली रिकॉर्ड, इसका अर्थ है भुरुंजी। भुरुंजी असमीय भाषा में लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां हैं और ये जो है किसकी भाषा में लिखी गई हैं? असम भाषा, असमी भाषा में लिखी गई ये ऐतिहासिक कृतियां हैं। अहोय राज्य सभा के पुरातत्व लेखों का संकलन भुरुंजी में हुआ। प्रथम भुरुंजी की रचना असम के प्रसिद्ध राजा सुकफा के आदेश पर लिखी गई और जो प्रथम भुरुंजी जो थी ये असम के प्रथम राजा जो थे, क्या नाम था तो उनका? सुकफा, उनके आदेश पर लिखी गई थी, जिन्होंने सन 1228 ईस्वी में असम राज्य की स्थापना की थी। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं कि असम राज्य की स्थापना किसने की थी? ये की थी सुकफा ने, जो कि असम के प्रथम राजा थे और कब की थी? 1228 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले स्वर्ण सिक्के जो थे वो जारी किए थे? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं ये शासकों के। तो कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत वाले सिक्के जो थे वो जारी किए थे? तो फ्रेंड्स वो थे विष्णुगुप्त। डी वाला ही हमारा राइट आंसर होगा। और विष्णुगुप्त कौन थे? विष्णुगुप्त थे कुमारगुप्त तृतीय के पुत्र थे। किसके? कुमारगुप्त तृतीय के पुत्र थे विष्णुगुप्त। और गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक भी यही थे। विष्णुगुप्त द्वारा जारी किए गए स्वर्ण सिक्कों में सबसे कम स्वर्ण प्रतिशत दिखाई पड़ता है। अगला देखिए, प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी निम्नलिखित में से किस राजवंश की विशेषता थी? तो प्रशासन में महिलाओं की जो भागीदारी थी किस राजवंश की विशेषता थी? ये थी चालुक्य राजवंश की। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए इसमें चालुक्य वंश जो था, इसमें अग्निकुंड से उत्पन्न सिद्धांत के अनुसार उत्पन्न 4 वंशों में से एक से संबंधित बाढ़ नगर अभिलेख में इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के कमंडल चुलूक से बताई गई है और इसकी जो राजधानी है वो है अहिलवाड़ा, गुजरात। और इस वंश के शासक जो थे वो जैन धर्म के पोषक एवं संरक्षक थे। इन्होंने महिलाओं को भी शासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, खरोष्ठी लिपि में लिखित धम्मपद की पांडुलिपि कहाँ से प्राप्त हुई? तो एक तो क्वेश्चन ये निकलता है कि धम्मपद किस लिपि में लिखा था? ये लिखा था खरोष्ठी लिपि में। तो इसकी जो पांडुलिपि जो थी वो कहाँ से प्राप्त हुई है? इसकी पांडुलिपि जो प्राप्त हुई है ये हुई है खोतान से। डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। 1892 ईस्वी में खरोष्ठी लिपि में लिखी गई धम्मपद की एक प्रतिलिपि चीन के जिनजियांग प्रांत में खोतान नामक स्थान से प्राप्त हुई थी और ये जगह जो खोतान है ये कहाँ है? चीन के जिनजियांग प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तनका पर टकसाल शहर का नाम उत्कीर्ण करने की प्रथा शुरू की? तो ये वाली प्रथा शुरू की थी इल्तुतमिश ने। बी वाला हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपना जो नाम उल्लेख करवाया था ये खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में उसने यह उल्लेख करवाया था। और साथ में ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का नाम जो था वो भी सिक्कों पर अंकित करवाया था। तो रजिया जो थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। अगला देखिए, सुल्तान स्वयं कृषि में गहरी दिलचस्पी लेता था। उसने अनाज पर जकात होता है आयात कर,
खत्म कर दिया और पैमाइश का एक मानक लागू किया जो मुगल काल तक प्रचलित रहा, वह सुल्तान कौन था? तो फ्रेंड्स वह सुल्तान था सिकंदर लोधी। देखिए डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अमृत कुंड, जिसमें स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के अभ्यासों और प्रयोगों का वर्णन किया गया है, यह ग्रंथ फारसी में किस नाम से अनुदित किया गया है? तो अमृत कुंड जो है ये एक ग्रंथ है और फारसी में है, और किस नाम से ये अनुदित किया गया है? तो ये किया गया है हौजुल हयात के नाम से। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मुगल शासक सिंध की घुमंतू पशुपालक जनजातियों को नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि? तो क्यों नियंत्रित करना चाहते थे? क्योंकि वे साम्राज्य की आय बढ़ाने के लिए उन्हें स्थानबद्ध बनाना चाहते थे। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मालवा सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा या अस्पताल का निर्माण कराया था? वो मालवा के कौन से सुल्तान थे जिन्होंने मांडू में एक विशाल अस्पताल का निर्माण करवाया था? तो वो थे महमूद खिलजी प्रथम। देखिए सी वाला यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स महमूद खिलजी प्रथम मालवा के सुल्तानों में सबसे शक्तिशाली सुल्तान था और उसने 1445 ईस्वी में मांडू में एक विशाल दारुशिफा या अस्पताल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1445 ईस्वी में। अगला देखिए, संगीत के क्षेत्र में अपनी महारत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजा, सुल्तान या कवि को गंधर्व की उपाधि से संबोधित किया गया था? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुल्तान हुसैन शर्की को। बी वाला ये राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, जौनपुर के शासक हुसैन शाह, और कहाँ के शासक थे ये? जौनपुर के। हुसैन शाह शर्की ने राग ख्याल को भारतीय संगीत में सम्मिलित किया। उसके संरक्षण में संगीत शिरोमणि नामक ग्रंथ की रचना की। अगला देखिए, बाबर का ध्यान इस तथ्य की ओर किसने आकर्षित किया कि सिकंदर लोदी के काल में हिंदुओं ने फारसी सीखी और उन्हें बड़ी संख्या में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया? तो ये किया था शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने। डी वाला ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? देखिए चार ऑप्शन दिए हैं, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन या मलूक दास। तो इसमें डी वाला हमारा राइट आंसर होगा मलूक दास, क्योंकि फ्रेंड्स मुल्ला दाऊद, कुतुबन और मंजन जो थे ये प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति के संत थे निर्गुण भक्ति के, जबकि मलूक दास जो थे ये सुगुण भक्ति के संत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में हिंदुस्तान के सूफी संतों का जीवन वृत्तांत दिया गया है और जिसके रचयिता ने उसे जहांगीर को भेंट किया था? तो कौन सा ग्रंथ था वो? फ्रेंड्स वो वाला ग्रंथ था अखबार उल अखबार। सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स देखिए, अखबार उल अखबार 16वीं शताब्दी की कृति है। और कब की है ये? 16वीं शताब्दी की कृति है। इसमें सूफी संतों के जीवन वृत्तांत का प्रमाणिक वर्णन है। कौन से संतों का? सूफी संतों का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शहजादे या अमीर के पुस्तकालय में 16वीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल शैली में शाहनामा की सचित्र प्रति तैयार करवाई गई थी? तो वो वाले शहजादे या अमीर थे अब्दुल रहीम खाने खानान। डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। जहांगीर के शासनकाल में 1616 ईस्वी में अब्दुल रहीम खाने खाना ने फिरदौसी की कृति शाहनामा की चित्रित प्रति तैयार करवाई थी। कौन थे वो? अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और किसके शासनकाल में थे ये? थे जहांगीर के शासनकाल में। आगे देखिए, कीमती पत्थरों को तराशने की गति को बढ़ाने के लिए बेल्ट ड्राइव के इस्तेमाल की जानकारी सबसे पहले किस यात्री के विवरण में मिलती है? तो फ्रेंड्स ये वाली जानकारी सबसे पहले देखिए टैवर्नियर और फ्रायर के यात्री के विवरण में मिलती है। सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। देखिए, और इन्होंने 6 बार जो थी भारत की यात्रा की थी 1638 से 63 ईस्वी तक 6 बार भारत की यात्रा की थी। या पेशे से जौहरी था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सबसे पहले मध्यकालीन भक्तों का विवरण एक जगह मिलता है? तो कौन सा ग्रंथ था वो? फ्रेंड्स वो वाला ग्रंथ था भक्तमाल। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, भक्तमाल हिंदी का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। किसका? हिंदी का, जिसके रचयिता नाभा दास जी हैं। और कौन है इसके रचयिता? नाभा दास। इसका रचना काल जो था वो था 1560 से 1680 के बीच में। इस ग्रंथ में लगभग 200 मध्यकालीन भक्तों का विवरण मिलता है। कितने भक्तों का? 200 मध्यकालीन भक्तों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिल सिद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन दिए गए हैं 4 तमिल सिद्धों के संदर्भ में है, कौन सा जो है वो सही नहीं है? तो इसमें डी वाला जो है, देखिए तमिल सिद्धों का मुख्य केंद्र
तोंडे नाडू और पांडी नाडू था। ये वाला जो है ये गलत है, बाकी ये तीनों जो है ये सही है। नेक्स्ट देखिए, 1914 तक भारतीय पैदल सेना के 3/4 सिपाही निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आते थे? देखिए, ये आते थे पंजाब, नेपाल और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। देखिए सी वाला इसमें हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजद्रोह से संबंधित कुख्यात धारा 124A को एक्ट 27 द्वारा भारतीय दंड संहिता में कब समाविष्ट किया गया था? तो इस एक्ट को समाविष्ट किया गया था 1870 ईस्वी में। देखिए सी वाला हमारा राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 1850 में भारत में बड़े पैमाने के उद्योग के उदय की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख समुदाय पश्चिमी तट से निर्यात योग्य 2 प्रमुख वस्तुओं कपास और अफीम का व्यापार करता था? तो कौन थे वो? तो वो थे फ्रेंड्स पारसी। सी वाला देखिए इसमें राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग द्वारा स्वीकृत लाहौर प्रस्ताव से नहीं जुड़ा था? तो वो था खिजर हयात खान। देखिए ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। बाकी देखिए ये जो प्रस्ताव था, ये इसका प्रारूप जो सिकंदर हयात खान ने बनाया था। किसने बनाया था? सिकंदर हयात खान ने इसका प्रारूप बनाया था। और साथ में देखिए फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया था। ये जो है फजलुल हक, इन्होंने इसे प्रस्तुत किया था। और खलीम कुंजमा जो थे उन्होंने इसका भी समर्थन किया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सुधारवादी मुस्लिम नेता ने एक आधुनिकतावादी उर्दू पत्रिका तहजीब अल अखलाल प्रकाशित की? तो ये वाली जो पत्रिका है तहजीब अल अखलाल, ये किसने प्रकाशित की थी? ये की थी सैयद अहमद खान ने। देखिए बी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने 15 जनवरी 1876 को कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, तो इसकी स्थापना किसने की थी फ्रेंड्स? इसकी स्थापना की थी महेंद्र लाल सरकार ने। देखिए डी वाला ये राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन का उद्देश्य इन शब्दों में व्यक्त किया कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल अलग अलग दिशाओं में जाएगा? ये किसने ये इसको व्यक्त किया था इन शब्दों में? तो फ्रेंड्स बंगाल विभाजन के इस उद्देश्य को शब्दों में व्यक्त किया था H.H. रीजले ने। देखिए डी वाला इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के खिलाफ चल रहे मुकदमों में बचाव पक्ष का नेतृत्व कर रहा था? आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के ऊपर जो मुकदमा चल रहा था बचाव पक्ष में, कौन उसका नेतृत्व कर रहा था? तो वो कर रहे थे भूलाबाई देसाई। देखिए ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों के बचाव के पक्ष में कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया। किसका? आज़ाद हिंद फौज बचाव समिति, जिसमें देखिए भूलाबाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, अरुणा आसफ अली और जवाहरलाल नेहरू जो थे ये प्रमुख वकील बनाए गए थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से शास्त्री वर्ग के प्राधिकार में विश्वास, ये जो था एक आर्य समाज का आदर्श नहीं था। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों जो थे ये आर्य समाज के आदर्श थे। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? फ्रेंड्स ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसकी स्थापना की थी देखिए मार्गरेट, किसने? मार्गरेट कंजिन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में मार्गरेट कंजिन ने की थी। अगला देखिए, फ्रांसीसियों ने अपने भारतीय क्षेत्रों को अंततः भारत को कब सौंपा? तो फ्रांसीसी ने अपने भारतीय क्षेत्रों को लास्ट अंत में भारत को सौंपा था 1954 ईस्वी में। देखिए सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स 1 नवंबर 1954 को भारत में अंतिम फ्रांसीसी उपनिवेश पांडिचेरी, यवन एवं माहे का विलय हो गया। इसके साथ ही भारत में फ्रांसीसी शासन समाप्त हो गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य के महाराजा ने अंत में विद्रोह का नाटकीय प्रदर्शन करने के बाद ही विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो देखिए फ्रेंड्स, अत्यंत नाटकीयता के साथ देखिए जोधपुर के महाराजा ने 7 अप्रैल 1949 को भारत संघ के साथ विलय संधि पर समझौता किया। तो कहाँ के शासक जो थे वो थे जोधपुर के महाराजा। ठीक है। और औपचारिक रूप से 1 नवंबर 1956 को जोधपुर भारत संघ का हिस्सा भी बन गया था। कब बना था?
1956 को, 1 नवंबर 1956 को। आगे देखिए, 1936 में निम्नलिखित में से किसने साम्राज्यवाद विरोधी जन मोर्चा कांग्रेस के अंतर्गत गठित किया? साम्राज्यवादी विरोधी जन मोर्चा ये संगठित किया था आरपी दत्त और बेन ब्रेडले ने। ए वाला इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंसेस एक्ट के अनुसार जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था। यह अधिनियम बंगाल काउंसिल द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? फ्रेंड्स, ये जो अधिनियम था ये पारित किया गया था 1863 ईस्वी में। देखिए सी वाला इसमें राइट आंसर होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ से एक और क्वेश्चन निकलता है, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जूट मिलों के उत्सर्जन पर नियंत्रण लगाया गया था, किस एक्ट के अधीन लगाया गया था? तो वो वाला अधिनियम है कलकत्ता एंड हावड़ा स्मोक न्यूसेंसेस एक्ट 1853 का। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ अभी हमने पीजीटी हिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 2 जो था वो डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलेंगे प्रैक्टिस सेट 3 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।